बच्चों में तरह तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उनके ट्रीटमेंट्स, इलाज जो भी है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, फिजिकल मेंटल। एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ट्रीटमेंट के लिए, वो होती है प्यार, सपोर्ट। पेरेंट्स का प्यार बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो हम कुछ प्रॉब्लम्स को पढ़ने वाले हैं बच्चों से संबंधित, अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स जब इस तरह के बच्चे को देखते हैं तो उसे घृणा करने लगते हैं या उतना प्यार नहीं देते जितना वो अपने एक नॉर्मल चाइल्ड को देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर कोई और ट्रीटमेंट उस पे असर नहीं करेगा, है ना? प्यार से बड़ी कोई दवा नहीं होती, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उसको प्यार नहीं देंगे, तो वो दवाई उसको लगने वाली नहीं है, ट्रीटमेंट उसको लगने वाला नहीं है। तो अगर आप अपने आस-पास इस तरह के बच्चों को देखते हैं, तो उनको प्यार की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको प्यार करिए, एनकरेज करिए, मोटिवेट करिए, फिर कुछ ट्रीटमेंट करने का सोचिएगा, तब आप सक्सेसफुल हो पाएँगे। तो हम देख रहे हैं पहली स्पीच प्रॉब्लम, जो कि अक्सर बच्चों में देखी जाती है जब वो छोटे होते हैं। अनक्लियर स्पीच, डिलेड स्पीच, डिसलेलिया, स्टैमरिंग और स्टटरिंग। एक एक करके इनको देखेंगे और जानेंगे कि क्या कॉजेस हो सकते हैं और अगर ट्रीटमेंट है तो क्या है। अनक्लियर स्पीच तो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पीच स्पष्ट नहीं होती है, मतलब बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पाता। अब ऐसा क्यों हो सकता है? हो सकता है कि बच्चे के नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर हो, या फिर उसको फेशियल पैरालिसिस हो, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे उसे बोलने में असुविधा हो रही है, तो उसकी स्पीच अनक्लियर हो जाती है। डिलेड स्पीच, नाम से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो स्पीच है वो देरी से आ रही है। नॉर्मली जब बच्चा 1 साल तक का होता है तो वो सिंपल शब्दों को बोलना सीख जाता है, जैसे कि मामा, पापा, दादा, काका, इस तरह के शब्दों को बोलना सीख जाता है। 1.5 साल तक पेरेंट्स ये समझ सकते हैं कि हाँ, उनका बच्चा बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा, और इसके अनुसार वो बता देते हैं कि हमारे बच्चा देरी से बोल रहा है, ठीक है? अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो? बच्चों से ज़्यादा बातचीत करिए, उनसे इंटरैक्ट करिए, है ना? तो वो जल्दी बोलने के लिए कोशिश कर पाएँगे। डिसलेलिया, डिसलेलिया के अंदर क्या होता है, जो स्पीच ऑर्गन्स हैं उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं फेस की, प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना? और बच्चे को जब बोलने में दिक्कत आ रही है तो कम्युनिकेशन के लिए हम गेस्चर्स के माध्यम से और राइटिंग के माध्यम से बच्चे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर आता है स्टैमरिंग, स्टटरिंग यानी हकलाना। ये थोड़े से बड़े बच्चों में, एडल्ट्स में देखा जाता है हकलाने की दिक्कत। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो गया तो वो भी कारण हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल या इमोशनल ट्रॉमा के कारण भी कई बार लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो, इसको आप कैसे सही कर सकते हो? आप स्पीच थेरेपी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो और इन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हो। अब हम देखने वाले हैं फीडिंग प्रॉब्लम्स। तो पहला है फूड फैट। अक्सर फीडिंग प्रॉब्लम, फूड फैट, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर खाने के फूड को या तो अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा शामिल कर देते हैं या फिर पूरी तरीके से अपनी डाइट से उसको हटा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं टीनेज, जिनको अब आजकल वो बहुत फिगर कॉन्शियस होने लग गए हैं वेब सीरीज़ और मूवी देख देख के। तो वो क्या करते हैं कि ऑयली चीज़ को हटाने के लिए वो अपने डाइट से फैट्स को बिल्कुल काट देते हैं, लाइक घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना। इससे क्या होता है? क्या ये हेल्दी होगा? नहीं। किसने बोला घी खाने से मोटे होते हैं? आप अगर गांव में जाके देखेंगे तो मैं आपको बहुत सारे लोग दिखा दूंगी जो एकदम स्लिम हैं, लेकिन घी खाते हैं। घी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अच्छा घी खाइए तो हर चीज़ लिमिट में खाओगे तो वो बॉडी के लिए अच्छी होती है। किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से डाइट से हटा देना डाइट को अनबैलेंस्ड कर देता है, और जिसकी वजह से जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को फूड फैट जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, कार्ब्स भी हों, प्रोटीन्स हों, विटामिन हो, मिनरल हो। आप अच्छे से पानी पीजिए, रफेज होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, मतलब सब कुछ होना चाहिए, बोले तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। फूड रिफ्यूज़ल, खाना खाने से मना ही करना, भूख ना लगना कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि भूख लग रही है लेकिन भूख को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगेन वही वाली बात है कि अगर ये भूख खुद से जान पूछ के आप दबा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आप पतला होने के लिए कर रहे हो। बहुत लोगों का वेट बढ़ जाता है तो वो पतले होने के लिए खाना कम करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर बहुत लोग इसलिए कि कहीं मैं मोटी या मोटा ना हो जाऊं तो मैं खाना अवॉइड करूंगा या करूंगी। तो ये भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना उसको फ्यूल दीजिए यार, जैसे गाड़ी को देते हैं, खाइए उतना। बस थोड़ा सा शरीर को हिला लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। तो एक चीज़ ये, दूसरा ये है कि खाना अंदर जा ही नहीं रहा है, बॉडी ही रिफ्यूज़ कर दे रही है। तो इसके काफ़ी कई रीज़न हो सकते हैं। या तो आपको आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आप खा रहे हो तो, या तो आपको लूज मोशंस हैं तो वो बॉडी रख नहीं पा रही है, या फिर खाना आपका वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ रहा है। तो ये तो आपका मेडिकल कंडीशंस हो गई। और एक और कंडीशन क्या बनती है, ये आप इमोशनली
मतलब परेशान है, काफ़ी स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में है, तो खाना अंदर नहीं जाता है, ठीक है। तो एक ये वाली प्रॉब्लम है। तो देखो, टेंशन की तो ये बात है कि टेंशन अपनी जगह होती हैं, लेकिन खाने पे कभी भी टेंशन को नहीं करना चाहिए। आपको जिस भी चीज़ पे टेंशन और गुस्सा उतारनी है वहाँ उतारें, लेकिन खाना खाने के बाद रोएं और खाना खाने के बाद ही लड़ें, जो भी करना है, बट खाना इज़ ज़रूरी, ठीक है। ओवर ईटिंग, जहाँ कुछ लोग बिल्कुल खाने के से बच रहे हैं, ऐसे भी लोग दिख जाएंगे जिनका अब पेट 2 किलोमीटर तक जाता है, मतलब ओवर ईटिंग करते हैं। वेब सीरीज चला दी, अब खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, उनको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है उनके साथ, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं ओवर ईटिंग करते हैं, जिसके कारण अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। रात को स्पेशली लोग ओवर ईटिंग करके सोते हैं, तो खाना पेट में पच नहीं पाता, ना तो उनको अच्छी नींद आती है, और फिर कल का पूरा दिन भी उनका ख़राब हो जाता है। तो ओवर ईटिंग के लिए देखो ये है कि ओवर ईटिंग तो छोड़ो, जितना आप खाना खाते हो, अगर आपको 4 रोटी की भूख है ना, तो 3 रोटी खाया करो। तो मतलब ऐसे करके खाना चाहिए हमको। तो आप पहले तो अपनी क्वांटिटी को फिक्स कर लो और उतना ही लो। जैसे कि पहले 2 रोटी लो, अगर आपकी 3 की भूख है तो 2 लो, अगर बहुत ज़्यादा मन करेगा तो सोचना, वरना नहीं लेना। एक तो एक साथ लेके मत बैठा करो, ठीक है, खाने को। तो ये सारी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। टीवी देख के ना खाया करें, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आजकल टीवी देखना बंद हो गया है, तो लोग मोबाइल देख के खाने लगे हैं। खाना सुकून से खाना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर, तभी हमारी ओवर ईटिंग भी बच पाएगी, ठीक है। वॉमिटिंग मैंने आपको बता ही दिया था, फूड रिफ्यूज़ल के अंदर भी आ सकता है। आप अलग से भी लिख लीजिए कि खाना अंदर नहीं रह रहा, तो इसके लिए तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएंगे और वो आपको बताएगा कि क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को। पीका के अंदर क्या होता है कि कुछ नॉन फूड आइटम्स को खाने की मन करने लगता है। बचपन में हम सब ने खाया होगा। आपको वो किस्सा याद है, कृष्ण जी ने जब मिट्टी खाई थी, यशोदा मैया ने उनका मुंह खुलवा के देखा, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिख गया। और मथुरा के पास एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर मिट्टी के लड्डू चढ़ते हैं कृष्ण जी को। तो उसी से मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को तो अभी भी बड़े होने के बाद भी मन करता है चौक खाने का। कमेंट में बताओ आप में से कितने लोगों को मन करता है। तो ये मन क्यों करता है? क्योंकि डेफिशिएंसी होती है आयरन की या कुछ मिनरल्स की ना, तो मन करता है, क्रेविंग होती है ऐसी चीज़ों को खाने का। बहुत लोगों को मैंने देखा ईंट खाते हुए, कोयला खाते हुए। मैं ये सब नहीं खाती, चौक खाती हूँ। तो सच बात है, चौक कैल्शियम से बन रही है, और ये फैक्ट है कि मेरे अंदर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। आप लोग बताइए, आपने ऐसी कौन सी तिगड़म चीज़ें खाई हैं बचपन में, या फिर मेरी तरह अभी भी खाने का मन करता है? मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं खाती, साल में एक आध बार, बट हाँ कोई देगा तो खा लूँगी, ऐसा है। फिर हमारा आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके अंदर क्या होता है, ये टीन एज में हो जाता है। टीन एज में हो रहा है तो समझ लो बहुत ज़्यादा दिखावा, और उस तरह के जोन में रहते हैं ना बच्चे, तो उनको फिगर कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें मेंटेन करना है, हमें बॉडी बनानी है, हमें अपना अच्छे से दिखना, ताकि सब लोग मुझे कैसे देखेंगे, रोहन मुझे कैसे देखेगा, या फिर नेहा मुझे कैसे देखेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बच्चे खाने को अवॉइड करने लगते हैं, उन्हें मोटापे से डर लगने लगता है। तो ये वो कंडीशन है जो स्पेशली टीन एज के ग्रुप के बच्चों में देखी जाती है। तो ये तो रही हमारी कुछ फीडिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारी हैबिट डिसऑर्डर्स आती हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हैबिट डिसऑर्डर्स को। वन बाय वन एक एक डिसऑर्डर को हम देखेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं, और अगर इनके ट्रीटमेंट हैं तो वो क्या है, हम कैसे इनको ट्रीट कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो पहला है थंब सकिंग, अंगूठा चूसना। बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आपने देखी होगी बच्चों के अंदर, अंगूठे चूसने की बहुत सारे बच्चों में आदत होती है। देखिए, ये जो सकिंग की बात है ना, मतलब चूसने वाली जो आदत है, ये नेचुरल अर्ज होती है सक करने की छोटे बच्चों के अंदर। किसी बच्चे को सिखाया नहीं जाता कि उसको माँ का दूध कैसे पीना है, कैसे सक करना है। और जैसे ही बच्चा मम्मा के ब्रेस्ट के पास आता है, वो निपल से सक कर लेता है, क्योंकि उसको आता है सक करना, नेचुरल उसके अंदर ये अर्ज होती है। छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ देते हैं, वो सीधा मुंह में डालता है और उसको सक करने की कोशिश करता है। नॉर्मली जो शक करने की ये अर्ज होती है, वो 6 महीने तक के बच्चे के बाद कम होने लगती है, ठीक है। 6 महीने के बाद ये जो अर्ज है वो कम होने लगती है। लेकिन अगर नहीं कम होती तो फिर देखा जाता है कि बच्चा 4 साल का हो गया तो भी अंगूठा चूस रहा है। देखने में तो ये नॉर्मल बात लगती है कि ठीक है, अंगूठा ही तो चूस रहा है, इससे क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जर्म्स जा रहे हैं मुँह में। लेकिन देखिए, अगर बच्चा लगातार ही इस चीज़ को करेगा
तो उसको बहुत सारे डेंटल इश्यूज़ आ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये थंब सकिंग बच्चा करता क्यों है? बच्चा थंब सकिंग करके ना बहुत प्लेजर महसूस करता है खुद को कंफर्ट करने के लिए, या फिर वो भूखा है, डरा हुआ है, या थका हुआ है, या बोर हो रहा है, तब बच्चा थंब सकिंग करता है। आप इस चीज़ को रोकने के लिए कर सकते हो कि बच्चा जब सोता है तो उसके हाथ पे सॉक्स पहना दो, उसके अंगूठे पे कुछ कड़वा लगा दो, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को आप करके थंब सकिंग से बच्चे को दूर कर सकते हैं। नेल बाइटिंग, बच्चों की आदत होती है अपने नाखून काटना मुंह से, हाथ के, और बहुत सारी ये जो चीज़ है बड़ों में भी आपने देखी होगी, बड़े बड़े लोग भी इस काम को करते हैं। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि इससे जो जर्म्स हैं नेल्स के वो मुंह के अंदर जा रहे हैं, लेकिन और नेल बाइटिंग करते क्यों हैं लोग? सबको पता है जर्म्स जा रहे हैं, बट क्यों करते हैं? नेल बाइटिंग को ओनिकोफेगी कहा जाता है। ये एक डिसऑर्डर कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। कंपल्सिव होता है क्योंकि बहुत लोग इतना ज़्यादा नेल बाइट करते हैं, तो एक तरीके से कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस के कारण होता है, या वो लोग बोर फील कर रहे होते हैं तब होता है। इससे बचने के लिए आप यही कर सकते हो कि अपने नेल्स को ट्रिम करो। जब ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वही वाली बात है। नेल्स ही नहीं होंगे तो आप क्या काटोगे? ट्रिम करके रखो, ठीक है। नेल पॉलिश लगा लो, लड़कियां तो नेल पॉलिश लगा सकती हैं बहुत गंदी सी के। अब आप नेल्स को अगर ट्रिम खाओगी तो वो कड़वी कड़वी नेल पॉलिश भी आपके मुंह में जाएगी। और दो कुल मिला के ये बात है कि ये चीज़ें तो छोटे लोगों के लिए हैं, छोटे बच्चों के लिए। लेकिन नेल बाइटिंग को आप देखो खुद भी दृढ़ निश्चय करके कर सकते हो, थोड़ा कंट्रोल लेके आओ। अगर आप बड़े हो इतना कर सकते हो। आप सुनने वालों में भी अगर ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा अपने अंदर कंट्रोल लाओ और आप इस चीज़ से मुक्ति पा सकते हो। फिर एनुरेसिस है, ये होता है बेड वेटिंग, मतलब बिस्तर गीला कर देने वाली जो प्रॉब्लम होती है। देखो आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो अपनी पी पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं जब वो 2 से 4 साल तक के होते हैं, लेकिन बहुत लोगों में देखा गया है कि वो 4 साल के बाद भी बेड को गीला कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं कि उनको अपने ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, रात में वो बहुत ज़्यादा पानी पी देते हैं, है ना, या फिर उनके कोई ब्लॉकेज जैसी समस्या है, इसलिए एकदम से गीला हो जाता है। वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि वो बाथरूम तक जाए, या फिर बहुत लोगों की नींद ऐसी होती है कि उनको पता ही नहीं पड़ रहा कि उन्होंने बिस्तर गीला कर दिया है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बड़ों में भी होता है, वो लोग नहीं भी बताते हैं। तो देखो इसके लिए पहली चीज़ तो आप ये है कि रात के टाइम शाम के बाद से एक्सेसिव जो पानी पीते हैं उसको आप कम करिए, ज़्यादा पानी मत पीजिए। और स्वीट्स खा नहीं खाओ, स्वीट्स को कम करिए। बहुत लोगों को देखा गया है कि डर के मारे भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मान लो कोई सपना देख लिया या कोई इनसिक्योरिटी है तो भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, एनुरेसिस वाली, कि बेड वेटिंग हो जाती है। तो इसके लिए आप आंवले का काढ़ा बना के पी सकते हो, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। गुड़ का यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। अब इस तरह की डिटेल वीडियो में काढ़ा कैसे बनेगा, गुड़ का क्या है, तो फिर मुझे कमेंट में बता देना, बता दूंगी। ये चीज़ आप कर सकते हो। एनकोप्रेसिस में क्या रहता है कि यहाँ पर बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाता है, उस वो रिफ्यूज़ करता है, ठीक है। और फिर जहाँ पर पास नहीं करना चाहिए, मतलब टॉयलेट के अलावा जहाँ पर पास नहीं करना चाहिए, मतलब बाथरूम के अलावा जहाँ पास नहीं करना चाहिए वहाँ कहीं भी पास कर देता है, लीकेज हो जाता है, अंडरवेयर में हो जाता है, या और भी किसी दूसरी जगह पे हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए, या फिर डॉक्टर उनको स्टूल सॉफ्टनर दे सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में देखा गया है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो जब उनको पॉटी के लिए बोला जाता है तब उनको आती नहीं है, और फिर गलत टाइम पे गलत जगह पे आ जाती है। आप बच्चों को थोड़ा आदत डलवाइए, एक टाइम फिक्स करिए कि सुबह के 7 बजे उनको आए या ना आए आप उनको पॉटी में लेके जाइए, बिठाइए। तो एक टाइमिंग फिक्स करिए ताकि उनकी थोड़ी सी हैबिट बनेगी। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खिलाइए, फाइबर दीजिए खाने में, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। फिर अपना टिक्स आता है। जो टिक्स है ये एक तरह का कंपल्सिव रिपीटेटिव साउंड या मूवमेंट को प्रोड्यूस करने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत लोग अपनी आंखें मटकाते हैं, कंधों को उचकाते हैं, मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, और ये रेगुलर करते रहते हैं, बोलते बोलते भी करते रहते हैं।
जब छोटे बच्चे ये करते हैं तो माँ बाप उनको पकड़ पकड़ के मारते हैं कि क्या कर रहा है, मत कर, कंट्रोल कर, मत कर। बड़ों को हम बोलते हैं कंट्रोल कर, मत कर। एक्चुअल में ये चीज़ें ना उनके कंट्रोल के बाहर होती हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन की प्रॉब्लम है उनके। उनके हाथ में ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ब्रेन से समस्या आ रही है उनको, और वो ये इनवॉलेंट्री हो रहा है, वो खुद से नहीं करते। तो अपने बच्चों को मत डांटिए अगर वो ऐसे करते हैं तो। इसको सही करने के लिए हम बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं बच्चे को, और बच्चा या जो भी बड़ा है वो ठीक हो सकता है। सो अब हम देख रहे हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। इसके अंदर क्या करते हैं कि बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं वो सांस रोक लेते हैं और एकदम से ऐसे हो जाते हैं बेसुध से, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके भागते हैं बच्चे को, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत देर बाद बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि ऐसी चीज़ आए ही ना, है ना। तो इस आप अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट बना नहीं है कि आप ब्रेथ होल्डिंग स्पेल को ट्रीट करें, ऐसे अभी तक मुझे तो मिला नहीं है। आपको मिले तो मुझे बता देना। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये होता क्यों है, बच्चा जब गुस्सा हो जाता है छोटा सा, या फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या उसको उसके मन की चीज़ नहीं मिलती है, तब ये ऐसा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में ये चीज़ें होती हैं तो कोशिश करें कि वो आप उसको मौका ही ना दें कि वो ऐसे फ्रस्ट्रेट हो, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। ब्रुक्सिज्म यानी कि दांत को कट 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 करते हैं ना बहुत लोग सोते टाइम करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है, ये प्रॉब्लम स्ट्रेस के कारण हो सकती है, जीन्स की प्रॉब्लम्स के कारण हो सकती है, या फिर जो लोग बहुत अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो उस कारण से भी हो सकती है। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस के कारण भी ये हो सकता है। तो अच्छा तरीका क्या है कि आप सोने से पहले एक तो गर्म पानी से, हल्के हल्के गर्म पानी से नहा के सोइए, अच्छी नींद आएगी। हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, और क्योंकि ये अल्कोहल और स्मोकिंग कारण हो रहा है तो इनको अवॉइड करिए। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। और फिर भी ना हो तो फिर डॉक्टर तो जिंदाबाद, उनको दिखाइए। रोलिंग, ये जो बच्चे रोल होते हैं ना बेड पे, ऐसे गुड़ 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 घूमते हैं गोल गोल गोल, तो बहुत सारे बच्चे रोल नहीं कर पाते हैं। अप्रोक्स 4 से 6 महीने तक में बच्चे अल्टी पल्टी लेना सीख जाते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी रोलिंग नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम मतलब उनको पेट के बल लिटा दीजिए, और फिर थोड़ा वो कोशिश करेंगे ही उल्टा होने की, अगर नहीं करते हैं तो आप उनको सपोर्ट दीजिए, ऐसे वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब है ट्रिकोटिलोमेनिया। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो, पर देख लेना कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होता है कि लोगों को अपने बाल खींचने की अर्ज रहती है। जब वो टेंशन में रहते हैं, एंग्री रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो वो अपने बालों को खींचते हैं, ठीक है। उस टाइम तो जो दर्द होता है, लेकिन जब उनके बाल खिंच जाते हैं, टूट जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो फिर उनको एम्बेरसमेंट भी होता है। फिर अलग उनको समाज में सामने मुंह दिखाने की टेंशन हो जाती है, तो फिर उससे और मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, मेंटल इलनेस और बाकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको कैसे अपन ठीक कर सकते हैं, इसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देकर ठीक कर सकते हैं, सीबीटी देकर हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है।